करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर जो हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने दो कंडीशन कर चुके हैं हम लोग। पहला कंडीशन क्या था कि जब बिल मैच्योरिटी डेट तक पास रहता है, ठीक है, ड्रॉई के, और उसके बाद मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट हो जाता है, वो कंडीशन के हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या आया था, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, जब बिल को बैंक से डिस्काउंट करा दिया जाता है। तो अभी तक ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आता है थर्ड टॉपिक, वो क्या आता है, दैट इज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, क्या आता है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ये क्या होता है, जरा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली एंडोर्समेंट ऑफ बिल। सो एंडोर्समेंट का मतलब होता है आप अपनी चीज किसी और को ट्रांसफर कर दो। ठीक है, जो टेलीविजन में एंडोर्समेंट होता है वो तो ऐड करना होता है कि उसका प्रचार करना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पर एंडोर्समेंट का मतलब होता है आप अपना बिल किसी और को ट्रांसफर कर दो। तो जरा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। मान लो 3 लोग हैं, ठीक, किसी भी 3 लोगों का नाम ले सकते हो आप, ABC, XYZ, जो भी लेना हो। ठीक है, 3 लोग कोई भी नाम ले सकते हो। 3 दोस्तों का नाम ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा याद रह जाएगा। राजू, फरहान एंड रांचो। याद आ रहा है कुछ? ये 3 दोस्त हैं, ठीक है। कौन से वाले दोस्त हैं? ये 3 इडियट्स वाले, राइट। तो ये 3 दोस्त हैं। अब इसमें हुआ क्या कि मैं इसको ऐसे समझाती हूं कि राजू ने रांचो से कुछ पैसे लिए, राजू ने रांचो से कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है। फिर रांचो ने उसको एक बिल लिखा, जैसे अभी तक हम लिखते आए हैं। रांचो ने उसको एक बिल लिखा और राजू ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अभी तक यहाँ फरहान का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो और राजू ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और वो बिल किसके पास रहेगा? रांचो के पास, क्योंकि जब राजू पेमेंट कर देगा तब वो बिल राजू को देगा। यही होता है अभी तक। अब इसमें क्या होगा कि वो बिल तो रांचो के पास है, लेकिन तभी रांचो को याद आएगा, ये मान लो 10,000 रुपए का बिल है, तभी रांचो को याद आएगा कि अरे लास्ट मंथ मैंने भी फरहान से कुछ पैसे लिए हुए थे, मैंने फरहान से कुछ पैसे लिए हुए थे, तो मुझे अब उसको पैसे देने हैं। अब जब राजू मुझे पैसे देगा फिर मैं फरहान को दूंगा, तो ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। काम करता हूं, मुझे जो राजू ने ये बिल दिया है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, मैं यही बिल फरहान को दे देता हूं। सिंपल, मैं यही बिल फरहान को दे देता हूं। मेरे सर से तो अभी टेंशन खत्म हो जाएगी और राजू टाइम पे पेमेंट कर देगा तो फरहान को पेमेंट मिल जाएगी, बात खत्म। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। किसने किसको एंडोर्स किया बिल? रांचो ने अपना बिल फरहान को एंडोर्स किया, ठीक है। रांचो ने अपना बिल फरहान को एंडोर्स किया, क्लियर। तो एंडोर्सर कौन हो गया? रांचो। एंडोर्सी जिसके पास बिल गया वो कौन हो गया? फरहान, ठीक है। ये सिंपल सी बात है कि अब हम अपनी बुक्स की भाषा में समझ लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम में किस नाम से दिए होते हैं? ABC, यही नाम से दिए होते हैं ना। राजू, फरहान, रांचो से था कि थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो ABC ऐसे ही दिया होता है। तो ABC में क्या हुआ? A ने B को कुछ सामान बेचा और फिर उस पर बिल लिखा, B ने एक्सेप्ट कर लिया। यानी B को किसको पैसे देने हैं? A को देने हैं। बिल किसके पास है? A के पास है। A ने C से कुछ उधार ले रखा था, पहले कुछ सामान उधारी में ले रखी थी, तो A ने वो बिल क्या कर दिया? C को दे दिया कि भाई तुम ये बिल ले लो, वो जब पेमेंट होगा तो तुम्हारे पास पेमेंट आ जाएगा और मुझे फ्री करो, मेरा टेंशन खत्म, मुझे ना पेमेंट लेना है अब और ना देना है। ये होता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। बिल को ट्रांसफर कर देना किसी और को, बिल का एंडोर्समेंट कर देना, ठीक है। बात समझ आ गई। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चंस कैसे करने। इसमें जनरली 3 पार्टीज की बुक बनेगी। 3 पार्टीज किसकी? एक तो पहले जिससे सामान खरीदा बेचा होगा और उसको बिल लिखा होगा और एक्सेप्ट किया होगा। उसके बाद जिसके पास बिल है, अगर वो किसी तीसरे को अपना बिल ट्रांसफर कर दे रहा है तो वो थर्ड पार्टी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर
है 17.36, पेज नंबर 17.36, टीएस ग्रेबार, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चल। A drew a bill of 1000 on B for 3 months, which was duly accepted by the latter. A ने B पर बिल लिखा 3 महीने के लिए और B ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज लीगल हो जाता है। ठीक है, तो A ने B पर बिल लिखा। बिल लिखने का मतलब, बिल कौन लिखता है, बिल वो लिखता है जिसको पैसे लेने होते हैं। बिल एक्सेप्ट वो करता है जिसको पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो बी को ए से को पैसे देने थे तो बी एक्सेप्ट करेगा, अपना साइन करेगा कि हाँ जो आप कह रहे हो इतने रुपए मुझे आपको देने हैं, वो मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, तो ए ने बी पर बिल लिखा और बी ने उसे, लेटर मतलब बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बुक बनेगी ए की, ये बनेगी बी की। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। A endorsed the bill to C in full payment of his own acceptance to C for a like amount. अब A ने क्या किया, A के पास वो बिल था, A को पेमेंट मिलता जब मिलता तो A ने क्या किया, A ने वो बिल एंडोर्स कर दिया किसको, C को। A ने बिल एंडोर्स कर दिया C को। A ने कुछ पैसे ले रखे होंगे C से, वही सेम अमाउंट के पैसे लिए हुए थे, तो ए ने वो बिल अपना एक्सेप्टेंस देके, अपना एक्सेप्टेंस सिग्नेचर करके और वो बिल एंडोर्स कर दिया किसको, सी को, कि जब ये पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट किसके पास जाएगी, अब सी के पास जाएगी, क्योंकि ए ने वो बिल किसको दे दिया, सी को दे दिया। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो और भी अच्छी बात हुई कि सी ने जो है, सी ने वो बिल एंडोर्स कर दिया किसको, बी को। सी ने बी से कुछ पैसे ले रखे थे तो सी ने वो बिल किसको एंडोर्स कर दिया, वापस बी को एंडोर्स कर दिया, उसको अपना एक्सेप्टेंस दे दिया और बी को एंडोर्स कर दिया। बड़ी मजेदार बात हो गई है ना। नाउ लेट्स सी जर्नल एंट्रीज की क्या जर्नल एंट्री होने वाली है, तो अच्छे से समझेंगे हम जरा सा ध्यान से। तो सबसे पहले ए और बी का जो बिल एक्सेप्ट हुआ है उसकी एंट्री होगी ना, तो ए की बुक में क्या हो जाएगी, बी आर बिल्स रिसीवेबल, आप पूरा लिख देती हूं, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू, कौन किससे मिला है बिल, बी से, राइट। बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी, अमाउंट कितना है 1000, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी अमाउंट है 1000। क्लियर है। यहां पे नरेशन, अब तक नरेशन आ गया होगा। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी। ठीक, ए को बिल मिल गया, बी की बुक में क्या हो जाएगा, हाँ बी की बुक में क्या हो जाएगा, इस लाइन की जरूरत है नहीं एक्चुअली, देयर इज नो नीड ऑफ दिस लाइन, ये ऐसे ही हो जाएगा। मैं और क्लियर करूँ, डेबिट 1000 टू बी 1000। ठीक है, तो इसका नरेशन हो गया बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी, भाई ये नरेशन हो जाएगा। अब आप लोग नरेशन तो लिखने लायक हो ही गए होंगे। ओके, देन इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी, बी की क्या एंट्री होगी भाई, बी क्या करेगा, बी ने तो पैसे लिए हैं ना, बी को पैसे देने हैं, किसको देने हैं, ए को देने हैं। ए उसका क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर वो कम कर रहा है, क्रेडिटर कम होता है तो डेबिट होता है। क्रेडिटर कैसे कम कर रहा है, वो बिल्स पेबल देकर, कैसे कम कर रहा है वो, बिल्स पेबल देकर। ठीक, तो बी की बुक में एंट्री हो जाएगी 1000। क्लियर है ये बात, ये हो गई बी की बुक में एंट्री। ओके, और ये दोनों का बिल लिया गया है, दिया गया है, ये अच्छी बात है। इसमें सी का क्या लेना देना है, अभी तक सी का कोई लेना देना नहीं है, अभी तक सी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है
तो सी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। जर्नल का फॉर्मेट बनाना है आपको जैसे आप बनाते हो, आपको और कुछ इसमें ऐसा नहीं कि रफली काम करना है, मैं रफली समझा रही हूँ। फॉर्मेट आपका वैसे ही बनेगा जैसे मेरा जर्नल एंट्रीज का बनता है, ठीक है। सी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ए एंडोर्स द बी the bill to C in full payment of his own acceptance to C for a like amount। ए ने किसको एंडोर्स किया ये बिल? ए को जो ये बिल रिसीवेबल मिला था, ए ने किसको दे दिया? सी को दे दिया, यानी सी उसका क्रेडिटर रहा होगा। भाई पैसे आप किसी को क्यों दोगे? क्योंकि आपको देना है ना, क्योंकि आपने उसे ले रखे हैं, तो सी उसका क्रेडिटर होगा। वो अपने क्रेडिटर को कम करेगा तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। तो सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सी को क्या दे रहा है? वो अपना बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, ठीक है। क्या अमाउंट का है ये? सेम अमाउंट का, लाइक अमाउंट लिखा है। लाइक अमाउंट मतलब सेम अमाउंट, ठीक। तो सी ए ने अपना बिल किसको दे दिया? सी को दे दिया। और क्या गया ए के पास से? बिल्स रिसीवेबल चला गया, ठीक। क्लियर? इस बात से बी को कोई लेना देना नहीं है। ए अपना बिल सी को दे, डी को दे, थार्ड दे, कुछ भी दे, अभी इसको कुछ पता नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगी? नो एंट्री, ठीक। और सी की बुक में क्या एंट्री होगी? सी को तो बिल मिला है, तो बिल आया है सी के पास। बिल जब आता है तो बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाता है? डेबिट होता है, एसेट होता है, पैसे आने वाले हैं, एसेट बढ़ गया, डेबिट कर देंगे बिल्कुल। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू किससे मिला है? सी को मिला है ए से। ए ये हो गई सी की बुक में एंट्री, ठीक। क्लियर है यहां तक बात? अब सी ने वो बिल क्या किया? उठा के एंडोर्स कर दिया बी को, ठीक है। सी ने एंडोर्स कर दिया बी को। तो जब सी, अब वो बिल ए ने तो अपना क्या किया? अपनी उधारी खत्म कर ली सी को देके। सी के पास कुछ उधार थे वो खत्म कर लिया, ठीक है। और ए अब ये मान रहा है कि बी मेरे पास तो आएगा नहीं पेमेंट करने, बी तो जाएगा सी के पास, ठीक है। भाई सी लेगा बी से पेमेंट, टाइम भी वो पहुंच जाएगा बिल लेके अपना कि पेमेंट करो मुझे। तो ए को क्या है? कोई मतलब ही नहीं है। ए को कोई मतलब नहीं कि सी उस बिल के साथ क्या कर रहा है। मैंने अपनी उधारी खत्म कर दी, मैंने सी को वो बिल एक्सेप्ट करके पकड़ा दिया। तो ए की बुक में इस बात की कोई एंट्री नहीं होगी कि सी अपने बिल को कुछ भी करे। मैंने तो जो है उसको दे दिया है बिल, अपनी उधारी खत्म कर दी। पर सी ने क्या किया? सी ने वो बिल एंडोर्स कर दिया किसको? बी को। यानी सी ने वो बिल दे दिया आप वापस बी को। क्यों दिया? उससे कुछ उधारी ले रखी थी तभी दिया है ना। उसे कुछ पैसे ले रखे थे तो उन्होंने वो बिल पकड़ा दिया कि भाई ये ले लो, मेरे पास 1000 रुपए का बिल पड़ा है, तुम ये ले लो, ठीक है। अभी कैश नहीं है मेरे पास, आप ये बिल ले जाओ। तो सी ने क्या किया? बी को वो बिल एंडोर्स कर दिया, ठीक है। तो ये बिल आया किसके पास? बी के पास। पहले सी की बुक में देखते हैं क्या एंट्री होगी। सी ने किसको दिया वो बिल? बी को दिया, ठीक है। बी उसका क्रेडिटर रहा होगा, क्रेडिटर कम होगा तो डेबिट होगा, तो बी डेबिट टू। और क्या गया सी के पास से? बिल्स रिसीवेबल चला गया सी के पास से, ठीक है। कितना? 1000। क्लियर? ये हो गया, बिल गया। देन बी की बुक में क्या एंट्री होगी? बी के पास तो आ गया ना वापस सी के पास है बिल, तो वो जो बिल था, बिल की पर्ची थी, वो अब आ गई बी के पास, ठीक है। तो बी के पास क्या आ गया? बिल्स रिसीवेबल। जैसे ही आता है वो दैट बिकम्स डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू। किसने दिया सी को? बी को ये बिल सी ने दिया, ठीक है। किसने दिया? सी ने। भाई सिंपल लॉजिक ये रखना कि जब भी बिल आ रहा है किसी के पास आ रहा है तो वो डेबिट कर देना है, ठीक है। और जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर देना है, ये बात याद रखना है। क्योंकि बिल्स रिसीवेबल हमेशा एसेट होता है, उसको डेबिट करते हैं। तो ये हो गया, इतनी बात क्लियर है। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इस बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर हो गया। इस बिल का पेमेंट क्या हुआ? ड्यू डेट पर हो गया, ठीक है। तो अब पेमेंट करेगा कौन? ये बताओ, पेमेंट कौन करेगा?
पेमेंट तो बी को करना था ना, बी ने ए से पैसे लिए थे, ए ने बिल लिखा था, बी ने एक्सेप्ट किया था, पैसे बी को देने थे, फिर ए ने वो बिल सी को दे दिया, फिर सी ने वो बिल वापस बी को दे दिया। पेमेंट किसको करना था? बी को करना था। ठीक है, तो बी अब अपने ही बिल के पेमेंट की खुद ही को कर लेगा, खुद ही को कर लेगा ना, तो भाई उसे पैसे देने लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी एंट्रीज का जो इफेक्ट है वो तो खत्म करेगा, अपनी एंट्रीज का इफेक्ट तो खत्म करेगा। तो क्या होगा उसमें? इसने बिल्स पेबल को क्रेडिट किया था ना क्रेडिट, कि भाई मुझे तो ये पैसे देने हैं, ठीक है। अब वो बिल क्या करेगा कि भाई बिल्स पेबल डेबिट करके खत्म, हिसाब किताब, जो उधारी देनी थी वो बात खत्म, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेगा? किसको दे रहा है पैसे? वो ए को दे रहा है, सी को दे रहा है? किसी को भी नहीं दे रहा है, वो बिल वापस इसके पास आ गया है, तो वो क्या कर देगा? क्रेडिट बिल्स रिसीवेबल, यानी ये जो पैसे मुझे सी से लेने थे वो बिल रिसीवेबल आया मेरे पास सी का, और मैंने वो बिल पेबल के बदले में ये पैसे दे दिए, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आई होप समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हम क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। So now A owed B rupees 8,000. He gave a bill for the same on 1st August 2020. A owed B 1st August, पहले तो मैं डेट डाल रही हूं so that हमें याद रहे। 1st August A और B के बुक में कुछ होना है, ठीक है। A owed B यानी A ने B से पैसे ले रखे थे, ठीक है। तो ए ने बी से, मैं इस नाम को थोड़ा सा इंटरचेंज कर रही हूं क्योंकि हमें हैबिट क्या है, बिल्स रिसीवेबल की एंट्री इधर करने की है, तो हम यहां पर बी का कर देंगे और यहां पर ए का, ठीक है। अब देखो, ए ने बी से पैसे ले रखे थे, बी ने बिल लिखा, ए ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इतनी बात कब हुई? 1 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो पहले तो हम ये काम कर लें, इसके पास बिल आया, ए ने दिया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू ए। क्लियर? कितने रुपए लिए थे? 8,000 रुपीज लिए थे, 8,000। तो इनके पास तो बिल्स रिसीवेबल था और इनको क्या था? पैसे देने हैं। किसको देने हैं? बी को। बी क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर को कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं? बिल्स पेबल देकर। तो बिल्स पेबल कितना? 8,000। ये हो गई पहली एंट्री। यहां पर सी को कोई लेना देना नहीं है अभी, ओके। आफ्टर 4 months, पेबल आफ्टर 4 months, 4 महीने के बाद का पेबल है ये बुक। Immediately after receiving the bill, B endorsed it to C in payment of his debt. Immediately after receiving the bill, immediately यानी सेम डेट हो गया, तुरंत ही कर दिया एंडोर्स उन्होंने, ठीक है। तो तुरंत किया, तो बी ने ये बिल क्या किया? सी को एंडोर्स कर दिया, यानी सी उनका क्रेडिटर होगा। सी को हम क्रेडिटर को कम करेंगे और क्या चीज देके कम कर रहे हैं? बिल्स रिसीवेबल। तो हमारे पास एसेट हमारा जा रहा है और क्रेडिटर कम हो रहा है, ठीक है। तो सी को दे दिया बिल्स रिसीवेबल देकर, ठीक है। सी इसमें क्या एंट्री करेगा? सी के पास बिल आ गया है, बिल्स रिसीवेबल जैसे ही आएगा, सेम डेट 1 अगस्त 2020। सी के पास जैसे ही बिल्स आएगा, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू, किसके पास से आ रहा है बिल? ए के पास से, सॉरी बी के पास से, है ना, बी के पास से आ रहा है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू बी, कितने रुपए का? 8,000 का, 8,000 का बिल आ रहा है,
फाइन है, इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। बी ने एंडोर्स कर दिया, एंडोर्समेंट की एंट्री हो गई। यहाँ पर इस बात का कि बी ने अपना बिल सी को दे दिया, इस बात का फर्क ए को कुछ नहीं पड़ेगा। ए को कोई मतलब नहीं है, ए को पेमेंट करने से मतलब है जब ड्यू डेट आएगा तब उस पेमेंट कर देगा, जिसके पास बिल होगा उसके पास पेमेंट चला जाएगा। ठीक है। ऑन 1 September सी डिस्काउंटेड द बिल एट 12% पर annum। अब 1 अगस्त से तो सी के पास ये बिल था, लेकिन 1 सितंबर को क्या किया सी ने, ये बिल डिस्काउंट कर लिया। डिस्काउंट करने वाला याद है ना, हमने लास्ट किया था, बिल बैंक में ले जाके डिस्काउंट कर लिया। बैंक को बोला भाई मैं 4 महीने वेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे अभी ये पैसे दे दो, मुझे अभी चाहिए, जो आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो आप काट लेना। क्लियर? इसकी क्या एंट्री होती है? इसकी एंट्री सी के बुक में होगी। सी डिस्काउंट करा रहा है बैंक से, ए बी को कोई मतलब नहीं है, जो डिस्काउंट करा रहा है उसकी बुक में होगी। तो इनके पास बैंक में पैसे क्या होंगे? आ जाएंगे भाई, बैंक के पास गए ना पैसे लेने, तो इनके बैंक अकाउंट में बैंक क्या करेगा? पैसे डाल देगा। तो बैंक अकाउंट में पैसे आए तो एसेट बढ़ गया तो डेबिट। डिस्काउंटिंग चार्जेस देना पड़ेगा, इनको पूरे 8,000 तो मिलेंगे नहीं, कुछ पैसे कट जाएंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस में। बैंक इनको जल्दी पैसे दे रहा है तो उस बात में कुछ पैसे इनके कट जाएंगे, तो ये भी डेबिट हो गया, खर्चा हो गया एक। और इसके बदले में सी बैंक को क्या दे रहा है? अपना बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सब कुछ। अब इसका अमाउंट निकालना है, हमें सीखना है कैसे निकालते हैं। तो इसका अमाउंट जो है वो 12% पर annum पे डिस्काउंट करा है, 12% पर annum। जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो 8,000 का 12% ये, और कितने महीने का बिल अभी बचा है? 4 मंथ्स बाद का पे बिल है, यानी पेमेंट एक्चुअली इसकी कब होनी चाहिए थी? 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, यानी 4 दिसंबर को इस बिल का पेमेंट होना था। ठीक, पर सी कब चला गया बैंक के पास? 1 सितंबर, 1 महीने बाद ही चला गया, यानी 3 महीने अभी भी बिल के पेमेंट को बचे हैं। तो उस 3 महीने का डिस्काउंटिंग चार्ज सी को देना पड़ेगा, 3/12 है ना। उस 3 महीने का डिस्काउंटिंग चार्ज सी को देना पड़ेगा, तो ये आएगा 240, यानी 240 रुपए सी ने अपने डिस्काउंटिंग चार्ज में दिए। पूरा बिल रिसीवेबल कितने का था? 8,000 का। सी के बैंक में कितने रुपए आए होंगे? 7760। आई बात समझ में? सी के बैंक में कितने पैसे आए होंगे? डिस्काउंटिंग चार्ज उसने इतने दे दिए और बिल पूरा चला गया 8,000 का। ठीक, अब यहां तक तो बात बहुत अच्छी हो गई, ये बात समझ में भी आ गई। लेकिन इस बात की का फर्क क्या किसी और की बुक में पड़ा है? ए के बुक में या बी की बुक में? कोई भी फर्क पड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ा है। ठीक है, और द बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट। अब भाई सी ने तो काम कर दिया, सब कुछ हो गया, सी ने तो बैंक से ही पैसे ले लिए और बी ने अपनी उधारी खत्म ही कर ली थी। बी के पास तो कोई आएगा भी नहीं अब पैसे देने, क्योंकि बी के पास कोई बिल नहीं है। लेकिन ए अभी अपना काम करेगा, है ना। कौन सा काम? ए ने उधारी ली थी ना, तो ए को तो पैसे चुकाने हैं। अब वो पैसे ना बी के पास जाएंगे ना सी के पास, किसके पास जाएंगे? बैंक के पास, है ना, क्योंकि उसने तो वो बिल किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। तो ए जो है वो किसको पेमेंट करेगा? बैंक को। और कब करेगा? 4 महीने बाद की जो डेट थी उसी डेट को। ठीक है, यानी 4 दिसंबर, अगस्त से 4 महीने दिसंबर। ठीक है, और पेमेंट क्या करेगा? वो अपना बिल्स पेबल, अपनी लायबिलिटी खत्म कर देगा। तो बिल्स पेबल डेबिट टू कैश, अपना कैश देके अपनी लायबिलिटी वो खत्म कर लेगा, पूरा पैसा वो दे देगा। ये हो गया पेमेंट की बात, खत्म बात। ये थोड़ा सा नीचे होना था। ठीक है, 4 दिसंबर को ये एंट्री होगी किसकी बुक में? ए की बुक में। बात समझ आ गई? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इट इज डन। एक और क्वेश्चन बचा है, वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं बस, तो एंडोर्समेंट वाला टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
एक और बचा है एंडोर्समेंट, को देख लेते हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 20,000 प्लस CGST एंड SGST at 9% each on credit। अब अगेन ना वापस से ना हमें वही करना पड़ेगा क्योंकि ए ने बी को माल बेचा है। तो इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, ए ने क्या किया, बी को माल बेचा। तो पहले माल बेचने की एंट्री कर दो। बी अकाउंट डेबिट, ठीक है, अभी जगह छोड़ रही हूं, टू सेल्स अकाउंट, साथ में जीएसटी भी ली गई है। बेचने पर जीएसटी ली जाती है और उस जीएसटी को क्या बोलते हैं, आउटपुट, और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। इतनी बात तो क्लियर हो गई, इतनी बात तो हमने बड़े आराम से कर दी, ठीक है। 20,000 का माल बेचा है, कितने का, तो माल तो बेचा 20,000 का और उस पर 9% ईच है सीजीएसटी और एसजीएसटी। 20,000 का 9% निकालोगे तो आएगा 1800 दोनों में 1800 जीएसटी सीजीएसटी को जाएगी और एसजीएसटी को जाएगी, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 23,600। अब मैं अभी वहां पर इसलिए नहीं लिख रही हूं क्योंकि इसके आगे कुछ बात है, वो ये है कि बी ने 3600 रुपीज जो है वो बाय चेक दे दिए। तो ए के बुक में बैंक में पैसे आ गए, तुरंत उसने चेक दे दिया तो बैंक में पैसे आ गए, तो बैंक बढ़ गया, एसेट बढ़ा तो डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए आ गए, 3600 उसने क्या किया, चेक दे दिया। अब बी को अभी भी कितने पैसे देने बाकी है, ए को 20,000। समझ आ गई बात, 20,000 का ही सेल्स हुआ था, जो जीएसटी का अमाउंट था वो उसने चेक से तुरंत दे दिए, ठीक। लेकिन बाकी पैसे अभी उधारी रखे हुए 20,000 रुपीज। क्लियर, यहां परचेज हुआ है तो परचेज के लिए क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज में जीएसटी कौन सी होती है, इनपुट, और इनपुट क्या होता है, डेबिट, ये सब डेबिट, ठीक है। टू, अब इन्होंने कुछ पैसे बैंक से दिए तो इनके बैंक से पैसे गए हैं, कम हुआ है एसेट तो क्रेडिट होगा, और इनका सेल्स किससे हुआ है, ए से, ठीक है। बात क्लियर, बैंक से कितने रुपए दिए, 3600, ए को अभी कितने देने बाकी हैं, 20,000, यहां जीएसटी में 1800 और परचेज हुआ है 20,000 का, ठीक है। क्लियर, जीएसटी पढ़ी होगी जिसने, उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया सेल्स और परचेज की पहली एंट्री जो हमने कर दी। अब एंड एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अमाउंट, जो 20,000 का अमाउंट है उसके लिए ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, यानी बिल्स एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो इसने बिल लिखा होगा और इसने एक्सेप्ट किया होगा, इनके पास बिल आया, यानी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है ना, जब आता है तो डेबिट हो जाता है। टू, किससे लिया बिल, बी से, कितने रुपए का बिल लिया, 20,000 का। क्लियर, इन्होंने बिल का एक्सेप्टेंस दिया है, यानी इनको पैसे देने हैं, किसको देने हैं पैसे, ए को, और इनके लिए ये बिल क्या हो जाएगा, पेबल हो जाएगा, क्योंकि इन्हें पैसे पे करने हैं। तो 20,000 का बिल्स पेबल हो गया इनके पास, और बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर यहां तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द ड्राफ्ट वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी। ये जो बिल्स था ना इनके पास, इन्होंने क्या किया, सी को एंडोर्स कर दिया, इन्होंने ये बिल सी को एंडोर्स कर दिया। सी उनका क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर को कम किया तो सी को एंडोर्स कर दिया, टू बिल्स, और क्या दे दिया सी को अपना, बिल्स रिसीवेबल, कितने रुपए का, 20,000 का, ठीक है। सी को
दे दिया इन्होंने, तो सी को डेबिट कर लेंगे, ये अपना क्रेडिटर कम कर लिया इन्होंने और बिल अपना दे दिया। यहां पर इस बात का बी से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का लेना देना किससे, सी से। सी के पास क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल आ गया, सी के पास क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल आ गया, और किससे आ गया, ए से आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहां तक बात क्लियर है। अब ड्यू डेट को भाई जबकि भी ड्यू डेट थी, वो ड्यू डेट को पेमेंट हो गया। ठीक है, कोई डेट लिखा नहीं है यहां पर, लेकिन जो भी 3 महीने बाद की डेट आई उस डेट को पेमेंट हो गया। ओके, पेमेंट अब इसको ए का तो अब आगे कोई काम नहीं है ना, ए ने अपना बिल उसको दे दिया। ठीक है, पेमेंट किसने किया, बी ने पेमेंट किया, तो बी ने पेमेंट करने की क्या एंट्री करेगा, बी की जो लायबिलिटी थी बिल्स पेबल उसको उसने खत्म कर लिया, है ना, उसको उसने खत्म कर लिया, और क्या देके खत्म कर लिया, कैश देके खत्म कर लिया। तो यहाँ ड्यू डेट को पेमेंट हो गया, और ये पेमेंट, ये पैसा आया किसके पास, सी के पास, क्योंकि वो बिल आ गया था सी के पास से। ठीक है, तो बी के पास, सी के पास क्या आया, कैश आ गया, कैश आ गया, और बदले में क्या चला गया, बिल्स रिसीवेबल, है ना, वो बिल इसको वापस दे देगा कि भाई ये ले लो और हमें पैसा दे दो, तो बिल्स रिसीवेबल चला गया। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9, एंडोर्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, एंडोर्समेंट का टॉपिक खत्म होता है, इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।